चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 32 आता है, इसको बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, तो इस अधिकार के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो देखो, ठीक है, सबसे पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में पूछ लिया जाएगा कि यह कोट जो है किसने किसने कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में से कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो जिसके बिना यह संविधान क्या होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय और अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, यह संविधान का हृदय एवं आत्मा है। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 केवल अधिकारों की घोषणा ही नहीं करता, बल्कि यह मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट को लागू करने की क्या देता है, गारंटी देता है। ठीक है, तो अगला है फिर कानूनी स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना है कि यह संविधान का क्या है, मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, का हिस्सा है, और इसे संसद भी संशोधित नहीं कर सकती, ना ही इसको हटा सकती है। तो इसलिए ये जो आर्टिकल हो जाता है, सभी आर्टिकलों में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इनफैक्ट डॉक्टर भीमराव का ये वाला कोट भी याद रखना है इसके साथ। ठीक है, तो देखो, तो इसमें क्या कहा गया है, भूमिका क्या है इस आर्टिकल की, तो मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन होगा, तो वो होगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक होगा और गारंटी करता होगा। ठीक है, इसके अलावा पावर दी गई है इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या जारी करने की, निर्देश जारी करने की, ऑर्डर जारी करने की, या फिर रिट जारी करने की। ठीक है, इसके अलावा अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिडिक्शन, नागरिक सीधे कहाँ जा सकते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो नागरिक सीधे किसका दरवाजा खटखटा सकते हैं जाके, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह उनका कैसा होगा, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगा, मतलब ओरिजिन का मतलब डायरेक्ट, सीधे, बाईपास नहीं करना। देखो, जब भी हम जुडिशरी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो भी मेरा केस जाएगा वो जाता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, फिर उसके बाद जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद अपील के द्वारा हाई कोर्ट, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ये होते हैं सिविल मामलों वाले या फिर क्रिमिनल मामले जब भी आएंगे। लेकिन जब भी फंडामेंटल राइट का केस आएगा तो मैं इन सबको क्या कर दूंगा, बाईपास कर दूंगा, मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट। इसी चीज़ को बोला जाता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, लेकिन यह अन्य नहीं है। ठीक है, अन्य का मतलब क्या, कोई और कोर्ट, ठीक है, फंडामेंटल राइट के केस में जजमेंट दे सकती है, नहीं दे सकती, हाँ बिल्कुल दे सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के देखो एक्सक्लूसिव नहीं है, हम सीधे जा सकते हैं, लेकिन क्या है, अन्य नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। हाई कोर्ट भी इस मामले में कार्य कर सकती है। तो हाई कोर्ट जब कार्य करेगी तो कौन सा आर्टिकल लगाएगी, वो आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल लगाएगी, आर्टिकल 32 लगाएगी। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, भूमिका कौन है, किसकी भूमिका है, पावर क्या है, और साथ में ज्यूरिडिक्शन किसका कहां तक है। अब जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है, डायरेक्शन जारी कर सकती है। तो इसी के तहत हमारे पास आती हैं 5 रिट्स। सबसे पहले आता है हमारे पास हैबस कॉर्पस, जिसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है ससिर प्रस्तुत करना, मतलब टू हैव बॉडी, मतलब व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट, मतलब व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास मैंडेमस, जिसका नाम होता है परमादेश, और शाब्दिक अर्थ होता है इसका हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो इनके शाब्दिक अर्थ भी याद रखना, कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ ले। दूसरा आता है हमारे पास प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, जिसको बोला जाता है रोकना। फिर उसके बाद आता है सर्टोरारी, उत्प्रेषण, जिसका मतलब होता है प्रमाणित करना। और लास्ट वाला आता है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, मतलब किसने अधिकार दिया आपको किसी पोस्ट पर बैठने का। तो ये 5 तरह की रिट याद रख लेना, किसके द्वारा जारी की जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब जारी करेगा तो आर्टिकल 32 लगाएगा, हाई कोर्ट जब जारी करेगा तो आर्टिकल 226 लगाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है ससिर प्रस्तुत करना। कंसेप्ट क्या है, तो जब भी किसी व्यक्ति को, ठीक है, इलीगल तरीके से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो यहाँ पर वही लिखा है, यह तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को पुलिस या निजी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से क्या कर लिया जाएगा, हिरासत में रख लिया जाएगा। तो आपके परिवार वाले सगे संबंधी होंगे, वो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या लगाएंगे, रिट लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे, अपील के द्वारा फिर सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगी, रिट जारी करेगी। और जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मतलब पुलिस वाले को, सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगी, रिट जारी करेगी। और इसी रिट का नाम है हैबस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि भैया फलाने व्यक्ति, पुलिस वाले, तूने उस व्यक्ति को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया है, उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, 24 घंटे का मैं आपको समय देता हूं, मैं इसकी जांच करूंगा कि ये जो आपने गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, इसकी गिरफ्तारी सही है या फिर गलत है। अगर सही है फिर मैं बोलूंगा इसको कंटिन्यू रखो, अगर लगता है गलत है
तो उसको क्या कर दिया जाएगा, फिर रिहा कर दिया जाएगा। तो मोटे तौर पर इतना याद रख लेना कि जब भी किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके सगे संबंधी परिवार वाले लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फिर क्या जारी करेगा, रिट जारी करेगा, और उसी रिट का नाम होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा आता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस। मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। मोटे तौर पर एक लाइन में याद रख लेना, जब भी कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, ठीक है, जब भी कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, सार्वजनिक का मतलब जो सरकारी व्यक्ति होगा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो उसकी आप अपील कहाँ कर सकते हो, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। तो फिर ऐसे में न्यायालय क्या जारी करेगी, रिट जारी करेगी, और इसी रिट के तहत उसको बोला जाएगा कि भाई आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी सरकारी संस्था या निचली अदालत अपने कानूनी कर्तव्यों का क्या नहीं करती, पालन करने में विफल हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। तो फिर क्या जारी की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के द्वारा ये वाली रिट जारी की जाएगी। उदाहरण है इसका, एक पासपोर्ट अधिकारी बिना किसी वैध कारण के एक पात्र आवेदक का पासवर्ड रोक कर बैठा है, ठीक है, तो मान लो क्या कर लिया, या सिंपल सा बोलूँ कि आप एक पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं जैसे, तो आप पटवारी के पास जाते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने, कुछ भी करवाने, वो करके नहीं दे रहा, तो आप क्या कर सकते हो, सीधे कहाँ जा सकते हो, न्यायपालिका में जा सकते हो कि ये फलाना व्यक्ति है, ठीक है, मेरा काम नहीं करके दे रहा है, मैंने सब कुछ सब जितने डॉक्यूमेंट थे, जितने भी चाहिए थे डॉक्यूमेंट में सारे के सारे इसके पास दे दिए, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी या हाई कोर्ट बोलेगी कि हाँ भाई हम उसको क्या जारी करेंगे, रिट जारी करेंगे, और हम आदेश देते हैं कि इस काम को क्या करो, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ इस रिट को जारी नहीं किया जा सकता। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है प्रतिषेध, ठीक है, प्रोहिबिशन, जिसका अर्थ होता है रोकना, ठीक है। यह कब इस्तेमाल की जाती है, तो यह जब कोई निचली अदालत का मतलब या तो होगा कैसा, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट, या होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या होगा हाई कोर्ट, ठीक है। और सब देखो पहले तो ये समझ लो कि हमारे यहाँ पर जुडिशरी का सिस्टम सबसे नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर आते हैं हमारे पास जिला न्यायालय, और जिला के बाद आते हैं उच्च न्यायालय, और उच्च के बाद आता है हमारे पास उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जब कोई निचली अदालत मतलब निचली अदालत, और देखो सुप्रीम कोर्ट के नीचे ये 3, हाई कोर्ट के नीचे ये 2, और इसके नीचे ये 1, बस ऐसे याद रखना, ठीक है। जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल भी होते हैं जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोर्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे आपने सुना होगा NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये पर्टिकुलर काम किसके लिए करता है, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के जितने भी फैसले आते हैं सारे के सारे मैक्सिमम यही सुनता है, ठीक है। तो जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करने की क्या करता है, कोशिश करता है, जो उसके क्षेत्र में आया ही नहीं है, जो उसके पास पावर ही नहीं दी गई है उस फैसले को सुनने की, अगर वो सुन लेता है तो ध्यान रख लेना ऊपर वाला कोर्ट निचली वाले कोर्ट को क्या जारी करेगा, रिट जारी करेगा कि फलाने कोर्ट ये तो तेरे जुडिक्शन में नहीं आता, तो इसकी सुनवाई कैसे कर रहा है, कृपया करके इस केस को किसके पास ट्रांसफर कर दो, मेरे पास ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो उदाहरण है, यदि जिला न्यायालय किसी ऐसे मामले की सुनवाई करे जो केवल हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो हाई कोर्ट कार्यवाही को बीच में क्या कर सकता है, रोकने का आदेश दे सकता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है क्या, प्रोहिबिशन, मतलब रोकना, आप इस काम को नहीं कर सकते, आपके पास उस काम को करने की शक्ति नहीं है, कृपया करके इस काम को क्या कर दो, मेरे पास ट्रांसफर कर दो। तो उसी पावर को जारी करने के लिए जो रिट जारी की जाएगी, जो ऑर्डर जारी किया जाए, उसी का नाम क्या है, प्रोहिबिशन, ठीक है। तो यहाँ पे याद कैसे रखोगे, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे याद रख लेना, प्रिवेंशन इज बेटर देन, अगली जो आएगी फिर आपको और क्लियर हो जाएगा उसके साथ। यह केवल दौरान मतलब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के द्वारा ही जारी की जाएगी, मतलब अभी आपका केस क्या हो रहा है वहां पर चल रहा है। और दूसरा आता है उत्प्रेषण जस्ट उसका क्या है, उल्टा है, सेम चीज है, लेकिन कब आएगी, यह फैसले के बाद मतलब जजमेंट के बाद आएगी। हुआ क्लियर दोनों के बीच में। तो प्रतिषेध हो गया, प्रोहिबिशन होता है रोकना, और सर्टोरारी होता है, ठीक है, प्रमाणित करना, कि अगर आपका कोई केस गलत आ गया है, ठीक है, उसने फैसला सुना दिया, तो उस केस को, उस फैसले को क्या कर देना है, बदल देना है, तो उसी चीज को बोला जाता है सर्टोरारी। उद्देश्य क्या है, न्यायिक त्रुटियों को क्या करना है, इसमें सुधारना है, तो क्या करना है आपको, उसका क्यूरेटिव करना है, उसको सुधारना है, ठीक है। कब जारी किया जाता है, जब निचली अदालत गलत फैसला क्या कर चुकी हो, सुना चुकी हो, या कानून की गलत व्याख्या कर दी हो, तो बस ये वाली चीज है। तो प्रिवेंशन, फैसले के दौरान आप कैसे सुन रहे हो, ये आपके पास शक्ति नहीं है। उत्प्रेषण, सर्टोरारी, आपने गलत फैसला सुना दिया है, ये केस हमारे पास भेज दो, अब हम इसको क्या करेंगे,
करेक्ट करेंगे। तो बस ये चीज़, दोनों के बीच में महीन एक लाइन का अंतर, एक फैसले के दौरान जो चल रही है और एक फैसले के बाद जो हो रहा है। क्लियर। अगला आता है दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर दे रखा है। ठीक है, अंतर क्या है किसमें, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में, प्रोहिबिशन और सर्टोरारी में। तो कार्यवाही के दौरान और किसके बाद, आदेश के बाद। गलती होने से रोकना और गलती को क्या करना है, सुधारना है। एक ढाल शील्ड की तरह कार्य करता है और दूसरा रबड़ मतलब इरेजर की तरह कार्य करता है। तो ये वाला ढाल है और ये वाला क्या है, रबड़ है, इरेजर है, मतलब गलती को सुधारने का ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है हमारे पास अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। इसमें है कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किस अधिकार से। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक पदों पर, पब्लिक ऑफिस पर अवैध कब्जे को रोकना। ठीक है, देखो अब आप पटवारी बनने जा रहे हैं, तो पटवारी बनने जब आप जा रहे हैं तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 कर दी है। फिर +2 के बाद जो है उसके बाद आपके लिए क्या है, एग्जाम है। एग्जाम करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। फिर आपको HRCA क्या करेगा, ऑथोराइज करेगा कि हाँ अब आप जो है इस पोस्ट को क्या करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या है, कैपेबल है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बाईपास ही कर गया, सारी एग्जाम क्वालिफिकेशन 0 है, 8वीं फेल है, 8वीं पास है, मतलब सब कुछ चीज़ें क्या कर गया वो बाईपास, और बन गया पटवारी। ठीक है, जैसे गांव में पहले हुआ करता था, अनपढ़ों की पटवारी बना दिए, जमीनें माप रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो भाई किसने अधिकार दिया है आपको ये, तो बस उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अथॉरिटी, किसने पावर दी है आपको ऐसा काम करने की। ठीक है, तो देखो सार्वजनिक पदों पर अवैध, अब देखो एक तो होगा मैं लीगल तरीके से जाऊंगा हर एग्जाम को पास करके, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आके, तब मेरे को जो है वो अथॉरिटी दी जाएगी। ठीक है, और एक होता है इलीगल, मैं बाईपास कर गया सारी चीज़ों को, फिर ऐसी अथॉरिटी है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी अयोग्यता, क्वालिफिकेशन के किसी सरकारी पद पर क्या हो जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो फिर अब उसकी हम अपील कर सकते हैं कि किसने आपको अथॉरिटी दी है। ठीक है, अगर हमको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये वैलिड नहीं है, ये अयोग्य ही नहीं है, तो फिर किसने अथॉरिटी दी, तब हम अपील उसके खिलाफ क्या लगा सकते, रिट वगैरह, अपील वगैरह करके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगी, फिर रिट जारी करेगी। तो कोर्ट पूछता है कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं, संतोषजनक, मतलब अगर सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला तो उसे उस पद को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हो गया क्लियर। इसके अलावा दोनों के बीच में कि मैंने अभी बताया कि हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी क्या जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करेगी तो कौन से आर्टिकल के तहत करेगी, 32 के तहत, और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत करेगी, 226 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब इन मामलों में रिट जारी करेगी, ठीक है, तो उसके बारे में कि इन दोनों के द्वारा जो रिट जारी की गई इसमें क्या अंतर है, तो केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकती है। तो बस यहाँ से कैच पॉइंट आएगा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के केस में ही रिट जारी कर सकती है। वहीं जो हाई कोर्ट होगा मौलिक अधिकार प्लस अन्य अधिकारों, लीगल राइट्स के मामले में रिट जारी कर सकती है। तो किसका दायरा बड़ा हो गया, तो हाई कोर्ट का दायरा बड़ा हो गया। दूसरा, अनुच्छेद 32 स्वयं एक क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना इस ड्यूटी को परफॉर्म करना ही करना है, वो इनकार नहीं कर सकती। वहीं हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, इनकार कर सकती है। ये उसका क्या है, विवेकाधीन शक्ति है, उसकी डिस्क्रिशन है, अपनी मर्जी है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो इन फ्यूचर अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और अगर आप हाई कोर्ट में चल गए तो हाई कोर्ट उस मामले को सुनने से इनकार कर सकता है। आप फिर ये नहीं बोलोगे मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो गया, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे सीधा, सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ही कौन यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, क्षेत्राधिकार पूरे संपूर्ण भारत पर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार है पूरे भारत पर, वहीं हाई कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पर्टिकुलर राज्य की टेरिटरी के लिए ही होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या से निकला यहाँ पर, तो शक्ति के दायरे में मतलब स्कोप के मामले में हाई कोर्ट की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक क्या है, व्यापक है। तो इस लाइन को भी एक्सपेंड करके लिखा हुआ है उन्होंने।